नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ पिछली कक्षाओं में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका पुनरावर्तन आपने घर पर किया ही होगा। आज हम एक नई इकाई का पठन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और इस स्वतंत्र देश के सभी हकों का हम आनंद भी लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब हमारा देश परतंत्र था, अर्थात गुलाम था। आज हम जो इकाई पढ़ने वाले हैं वह किसी ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है जिसने इस स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। पर हम अपनी इकाई शुरू करें उससे पहले आज हम एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी का खेल खेलेंगे। तो ये आ रहा है आपके लिए पहला प्रश्न, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था? चलिए सोचिए। उत्तर है 15 अगस्त 1947। चलिए अब आ रहा है आप सबके लिए दूसरा प्रश्न, और ये है आपका दूसरा प्रश्न। ध्यान से देखिए बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ था? चलिए कुछ सेकंड बीत चुके हैं, मैं आपको सही उत्तर देती हूं बच्चों। इसका उत्तर है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में हुआ था। अब आपके समक्ष आ रहा है तीसरा प्रश्न, हमारे देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? चलिए सोचिए बच्चों। इसका उत्तर है 26 जनवरी। स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली थी बच्चों, और हमारा देश पूरी तरह से गणतंत्र हुआ था 1950 में 26 जनवरी के दिन। चौथा प्रश्न आपके लिए है, आप देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चलिए चलिए विचार करिए। और ये रहा मेरी तरफ से उत्तर, और आप अपने उत्तर को मिलाइए। महात्मा गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे महात्मा गांधी। तो बच्चों, 4 सामान्य ज्ञान के प्रश्न मैंने आपसे पूछे, और यह प्रश्न के जवाब बहुत ही आसान थे, सरल थे, और आप उनका जवाब अच्छे से दे पाए। कुछ और प्रश्न हैं मेरे पास। आप सबने सुना होगा बच्चों कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी लड़ाई के वक्त बहुत सारे सूत्र दिए थे जो नागरिकों को प्रोत्साहित करते थे और उनमें एक ऊर्जा भरते थे। आपने जरूर सुने होंगे। तो मैं आपको स्वतंत्रता सेनानी का नाम दूंगी और आपको यह सोचकर बताना है कि इस स्वतंत्रता सेनानी ने कौन सा सूत्र लोगों में ऊर्जा भरने के लिए दिया था। ठीक है बच्चों? तो हमारे पास जो पहला नाम है वह यह है, भगत सिंह। चलिए अब आप सोचकर बताइए, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। क्या आप उनकी तस्वीर देखना चाहेंगे? देखिए बच्चों, यह भगत सिंह का चित्र है। इन्हें सामान्यतः शहीद भगत सिंह इसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत कम आयु में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए दूसरा नाम हम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? चलिए ये रहा आपका उत्तर, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके कहने का अर्थ था कि यदि आजादी पानी है तो थोड़ा बहुत खून तो बहेगा ही, जिसकी हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और यह उनका चित्र है। आप उनके पहनावे से अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि वह एक सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। चलिए हम
तीसरे स्वतंत्रता सेनानी का नाम देखते हैं, महात्मा गांधी जी। चलिए बताइए, इन्होंने क्या नारा दिया था बच्चों? करो या मरो, या तो करके दिखाओ, नहीं तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे थे हमारे प्यारे बापू। आप उनका चित्र देख सकते हैं बच्चों। चलिए अगले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए इन्होंने कौन सा नारा दिया था? इनका नारा बहुत विशेष था बच्चों। अभी आप देखोगे और यदि आपको मालूम है तो आपको उसकी विशेषता अवश्य समझ में आएगी। जय जवान जय किसान। ये है सादगी, सरलता और समर्पण से भरे हुए हमारे लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, जो अंतिम नारा हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान, यह नारा अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि उन्होंने यह कहा, जितनी जरूरत जवानों की है, सैनिकों की है इस देश को, उतनी ही जरूरत किसान की भी है। किसान अनाज उगाकर लोगों का पेट भरता है और जवान देश की रक्षा करता है। आज की हमारी इकाई इसी महान स्वतंत्रता सेनानी कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वह व्यक्तित्व अनूठे, सरल, सादे और बहुत ही निष्काम भाव से काम करने वाले व्यक्ति थे। आइए देखते हैं इकाई 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिसके लेखक हैं शंकर दयाल शर्मा। अब मैं बच्चों आपके लिए शंकर दयाल शर्मा के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। श्री शंकर दयाल शर्मा, जिनका आप चित्र स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, वह हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे तथा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकों के लेखक भी थे। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य हैं समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा। तो बच्चों, आपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में कुछ बातें जानी। आपकी इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो पाठ है वह काफी लंबा है। हम आज की कक्षा में उसका एक छोटा सा अंश पढ़ेंगे और बाकी का अंश अगली कक्षा में देखेंगे। तो आइए, जितना अंश आज हम देखने वाले हैं उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, वह देखते हैं।
जिसमें पाठ्य पुस्तक की इस इकाई का पठन भी हो रहा है, तो आप उसका श्रवण बहुत ध्यान से करेंगे। इस इकाई में बहुत सारे नए शब्द हैं जिनका उच्चारण आपको जानना जरूरी है, तो श्रवण आप बहुत ध्यान से करेंगे बच्चों। आइए हम इस छोटे से अंश का वीडियो देखते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है, और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहां तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहां तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूं। साथ ही यह भी मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का
कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहां से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहां से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूं कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक
तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। तो बच्चों, आपने ध्यान से सुना। तो आज जो अंश हमने पढ़ा है, उसमें हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में क्या क्या जाना। क्या आपने कुछ मुद्दे नोट डाउन किए हैं? क्या आपने अपनी कॉपी में कुछ लिखा है सुनते वक्त? हमने उनके पारिवारिक जीवन के बारे में जाना, हमने उनकी शिक्षा के बारे में जाना, उनका व्यक्तित्व कितना सरल और सादा है उसके बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि उन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई भी छोड़ी थी। बहुत ही कम उम्र में वे स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए थे और लोक सेवा के कार्य भी करते थे। इस अंश में हमने ये भी देखा कि वे बहुत ही समर्पण भाव के व्यक्ति थे। जिस काम को हाथ में लेते थे उसे पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ताकत के साथ उस काम को पूरा करते थे। इस पूरे अंश में आपने एक और वाक्य सुना होगा बच्चों, निष्काम कर्मयोगी, यानी कि बिना किसी स्वार्थ की भावना से, बिना किसी फल की इच्छा किए हुए वे कर्म योगी कहलाते थे। निष्काम भाव से सदैव काम करते रहना और हमेशा देश के प्रति अपनी आस्था को सेवा और समर्पण के भाव से दिखाते थे वो। इस अंश में हमने जो कुछ भी अभी किया है, जिसका श्रवण आपने ध्यान से किया है, उसके कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैंने लिखे हैं। आइए उन शब्दों के अर्थ को देखते हैं और उससे संबंधित जो वाक्य प्रयोग करना है वह आपका गृह कार्य होगा। पहले इन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला जो शब्द है कर्म योगी, उसका अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है लाल बहादुर शास्त्री जी का। दूसरा जो शब्द हमने लिखा है अटल, जिसका अर्थ है अडिग, जो अपनी दृढ़ता से कभी भी टस से मस नहीं होता। तीसरा शब्द है उद्देश्य, जिसका अर्थ है ध्येय। चौथा शब्द है
दायित्व, जिसका अर्थ है जवाबदारी। किसी भी काम का दायित्व लेने पर लाल बहादुर शास्त्री जी उसे अवश्य पूरा करते थे। 5वां शब्द है श्रम, जिसका अर्थ है मेहनत। बिना श्रम के आप जीवन में किसी भी ध्येय को नहीं पा सकते। 6ठा शब्द जो है वह है परिणाम स्वरूप, जिसका अर्थ है फल स्वरूप। किसी भी काम के परिणाम स्वरूप हमें जो प्राप्त होता है, मतलब उसके फल स्वरूप जो प्राप्त होता है। 7वां शब्द प्रारंभ, प्रारंभ करना, मतलब उसका अर्थ क्या है बच्चों? शुरुआत करना, किसी भी चीज शुरू करना। 8वां शब्द है प्रेरणा, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन। अगला शब्द है करीब, करीब का अर्थ है नजदीक। और अंतिम शब्द है कर्तव्य निष्ठ, जिसका अर्थ है कर्तव्य परायण। जो अपने कर्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखता है उसे हम कर्तव्य निष्ठ कहते हैं या कर्तव्य परायण कहते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने छोटा सा अंश पाठ का देखा है उसमें से 10 नए शब्द और उनके अर्थ मैंने आपको दिए हैं। तो बच्चों, अब इसका जो बाकी अंश है वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पर अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस वर्ष में अपनी पढ़ाई छोड़ी थी? विकल्प 1 1925, विकल्प 2 1942, विकल्प 3 1921, विकल्प 4 1926। इसका जवाब आप नीचे दिखाए गए टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं। आज की कक्षा बस यहीं तक। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप पाठ्यपुस्तक से पाठ का पठन करिए और प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और जो शब्द आज आपने नए सीखे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करना आपका गृह कार्य है। अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।